है। ट्रांसपोर्ट कैटरिंग किसे कहते हैं? ये यहाँ पे जो फूड एंड बेवरेज सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, शिप्स हैं या कोच हैं। तो इसलिए we classify this type of catering into various types, like we have airline catering, we have railway catering, we have cruise catering, we have surface catering. So in that we are catering to airline passengers on the once the flight is in operation. तो उसमें एक स्पेसिफिक तरीका होता है कैटरिंग का, क्योंकि फ़्लाइट में तो एरोप्लेन में तो एज सच खाना बनाया नहीं जा सकता है। मतलब उसमें पेंट्री जो होती है वहाँ पे फूड प्रिपेयर्ड आता है, तो वहाँ पे खाली वो थोड़ा सा हीट होता है और फिर उसके बाद उसकी सर्विस होती है। तो उसका एक प्रॉपर तरीका है एयरलाइन में सर्विस करने का। और जो स्टूडेंट्स एयरलाइन कैटरिंग जॉब्स में जाते हैं तो उनको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है जो स्पेसिफिकली होती है फॉर दैट टाइप ऑफ कैटरिंग, बिकॉज एट व्हाट टाइम यू हैव टू कैटर। जैसे कि हम बात करते हैं जब फ़्लाइट टेक ऑफ मोड में होती है या जब फ़्लाइट लैंडिंग मोड में होती है, तो उस वक्त वो सर्विस एज सच प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो उस वक्त वो डेंजरस साबित हो सकती है। तो इसलिए वो जब फ़्लाइट टेक ऑफ होती हैं तो उसके बाद आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि कैटरिंग सर्विसेज शुरू होती है एयरलाइंस में। तो वो स्टाफ पूरा ट्रेंड होता है उस मामले में कि उस सर्विस को तरीका क्या है करने का, सो दैट इज़ विद विच दे आर वेल वर्सड। तो फिर जो मेन्यू होता है एयरक्राफ्ट्स में, वो भी एक मतलब सिलेक्टेड मेन्यू होता है। ये नहीं कि हर कोई चीज़ वहाँ पे सर्व किया जा सकता है, उसका मेन्यू लिमिटेड रहता है, क्योंकि वही चीज़ें जो बना के होते हैं और वहाँ पे उसको हीट करके सर्व किया जाता है। मोस्टली वैसे फूड्स वहाँ पे प्रेफर किए जाते हैं। तो उसमें भी फिर एयरलाइंस में जो फ़्लाइट्स होती हैं, शॉर्ट हॉल होते हैं, लॉन्ग हॉल होते हैं। लॉन्ग हॉल मींस जहाँ पे टाइम काफ़ी लगता है। जैसे हम बात करेंगे फ़्लाइट्स की जो इंडिया से यूएस ऑपरेट करती है, बिकॉज इट इज़ अबाउट 20 आवर जर्नी अराउंड। तो वैसे जो जर्नीस होते हैं उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो नेचुरली वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है फूड एंड बेवरेजेस की वो ज़्यादा होती है। तो उसका जो मेन्यू है अकॉर्डिंगली सेट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट हॉल। जैसे यहाँ से श्रीनगर से दिल्ली जाना है, लगभग घंटा 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो उसमें डेफिनेटली जो खाने पीने की रिक्वायरमेंट है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो उसमें उसका जो मेन्यू होता है वो अकॉर्डिंगली सेट किया जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं रेलवे कैटरिंग की। तो ट्रेन्स में तो बाज़ाब्ता वहाँ पे किचन होता है, मतलब क्योंकि ट्रेन्स में आप देखते हैं बहुत सारे उनको पैसेंजर्स होते हैं जिनको कैटर करना होता है, बिकॉज अनलाइक द एयरक्राफ्ट ट्रेन्स कैरी लॉट ऑफ पैसेंजर्स। तो उसमें भी एक स्पेसिफिक उसमें ये खतरा नहीं रहता है जैसे एयरक्राफ्ट में रहता है। टेक ऑफ लैंडिंग में सर्विस, फूड एंड बेवरेज सर्विस ऐसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्रेन्स में तो वो इश्यूज नहीं रहते हैं। तो रेलवेज ने बहुत सारी ऐसी ट्रेन्स भी स्टार्ट की हैं जो स्पेसिफिकली है फॉर टूरिस्ट्स। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है
दे हैव गॉट डेक्कन ओडेसी, दे हैव गॉट पैलेस ऑन व्हील्स। आपको पता है पैलेस ऑन व्हील्स एक बहुत कंफर्टेबल ट्रेन है, लग्जरी ट्रेन है जो गोल्डन ट्रायंगल में ऑपरेट होती है। हैव यू द आइडिया ऑफ गोल्डन ट्रायंगल? गोल्डन ट्रायंगल का है आपके पास कोई आइडिया? गोल्डन ट्रायंगल किसे कहते हैं? गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं दिल्ली, आगरा एंड जयपुर, क्योंकि वो जो पैलेस ऑन व्हील्स है वो दिल्ली, आगरा और जयपुर को घुमाती हैं टूरिस्ट्स को। इनफैक्ट उस ट्रेन में ये पिक्यूलियर फीचर है कि वो रात को चलती है और फिर दिन को वो रुक जाती है। सपोज फॉर एग्जांपल वो रात को पहुंची जयपुर, तो जयपुर में फिर सुबह वो रुक गई, तो दिन में टूरिस्ट्स जयपुर को देखेंगे, तो फिर शाम को चढ़ेंगे तो फिर उसकी ऑनवर्ड जर्नी होगी। तो इस तरीके से वहाँ पे काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट भी है उस ट्रेन में। वहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल रूम्स हैं, बेडरूम जहाँ पे बेड लगा है सोने के लिए, मतलब दैट इज़ अ वेरी लग्जरियस ट्रेन। तो उसकी जो सर्विस स्टाफ है वो भी काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, जो उन गेस्ट्स को सर्व करते हैं मील्स वाइल दे आर ट्रैवलिंग। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्रूज कैटरिंग की। तो क्रूज कैटरिंग में भी काफ़ी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि ये आप जैसे शिप्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती है इस कैटरिंग की। तो उसमें जो क्रूज लाइनर्स हैं, जो बहुत लग्जरी शिप्स होते हैं, उन ट्रैवलर्स के लिए जो समंदरी सफ़र का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं और वो इंटरनेशनल ट्रैवल थ्रू शिप करते हैं, उसमें एक काफ़ी फेमस क्रूज़ था, कनकर्ड उसे कहते थे, वो यूरोप से इंडिया आता था। तो बहुत दिनों का सफ़र रहता था उसमें, लेकिन उसमें वन वे शिप था और फिर वापस वो जाते थे थ्रू एरोप्लेन। Suppose they used to travel many countries through ship and they reached India. After that, they used to go back by air. तो वो उसकी पैकेज जो थी काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी, और जो पार्टिसिपेट करते थे उसमें टूरिस्ट्स वो हाई एंड टूरिस्ट्स होते थे। हाई एंड मीन्स जो काफ़ी हाई बजट टूरिस्ट्स होते थे, काफ़ी पैसा वो स्पेंड करते थे। तो they used to take part in such packages. तो वो that is called cruise catering. तो उसमें भी फूड आइटम स्टॉक किए जाते थे शिप्स में, उसका अपना एक स्टोर रहता है, तो उसको अच्छी तरह से उसको मैनेज करना, फिर उसको सर्व करना, तो वो सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती है। तो फिर आजकल आप देखते हैं सरफेस कैटरिंग का भी काफ़ी रोल है आजकल जो लग्जरी बसेस हैं, जैसे वोल्वो बसेस हैं, बाकी कोच हैं, क्योंकि उनमें भी आप देखते हैं आजकल स्लीपर बसेस आती हैं, उसमें सोने की फैसिलिटी होती है ऊपर, जैसे ट्रेन्स में होते हैं ना बर्थ्स, वैसे उन बसेस में भी होते हैं। और इनफैक्ट उन बसेस में वॉशरूम्स भी होते हैं। तो वैसी जो कोच हैं उसमें भी आप छोटी सी पेंट्री रहती है जिसमें फूड आइटम्स स्टॉक किए जाते हैं, तो फिर ड्यूरिंग ट्रैवलिंग वो सर्व करते हैं उस कोच में। तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव कोच होते हैं, उसमें जो सस्पेंशन सिस्टम है वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट होता है, मतलब लगता नहीं है कोई जंप या कुछ जैसे। और उसके जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि वो उसी तरीके से ब्रेक्स अप्लाई करते हैं जैसे अंदर से पैसेंजर को लगेगा ही नहीं कि वो ट्रैवल करता है। तो उतना कंफर्ट है उन गाड़ियों में।
तो उसमें भी आजकल कैटरिंग प्रोवाइड की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सरफेस कैटरिंग। तो उसके अलावा कैटरिंग ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट इस वक्त पिकअप कर रहा है। जो मोबाइल कैटरिंग हो रही है, जैसे कोई मोबाइल वैन आ गई और फिर उनको लगा कि किसी स्कूल की छुट्टी हो रही है या किसी ऑफिस का ऑफिस टाइम क्लोजिंग टाइम आ रहा है, तो वो अपनी जो वैन है वहाँ पे लेके आते हैं और वहाँ पे सर्व करते हैं मील, जिसको जो चीज़ खाना है, स्पेशली बर्गर्स, सैंडविच, बाकी सारी चीज़ें वो कैरी करते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं वो चीज़ें। तो कैटरिंग ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट भी है। या उन जगहों पे वो पहुंचते हैं जहाँ पे एज सच कोई फैसिलिटी नहीं होती है किसी रेस्टोरेंट की, किसी शॉप की, तो वहाँ पे मोबाइल कैटरिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब जो ये सारी हमने जो कैटेगरीज ऑफ कैटरिंग डिस्कस की, इसमें जो कैटरर होता है, मतलब जो ये सर्विस प्रोवाइड करता है कैटरिंग की, उसका क्या रहता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है, एक तो इसको अपना एक बिजनेस बनाना, उसके लिए ये एक काम बनता है जिससे वो अपना लाइवलीहुड अर्न करता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न ए फेयर प्रॉफिट। फेयर मीन्स जो रीजनेबल है, कंसिस्टेंट विद द अमाउंट ऑफ मनी कैटरिंग। तो और उसमें ये चीज़ होता है कि जो वो जनरेट करता है सफिशिएंट कैटरिंग सेल्स, उसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो ये जो है पैसा स्पेंड करे, मतलब ये पैसा वो कमा सके, तो उससे वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। एज यू आर विटनेसिंग, देयर आर मैनी बिजनेसेस। जो आपने मैकडोनल्ड्स का नाम सुना है? मैकडोनल्ड्स का? ओके, तो मैकडोनल्ड्स जो है एक बहुत बड़ी फूड चेन है वर्ल्ड की, लगभग हर किसी कंट्री में ऑपरेट होती है। तो वो जब वो स्टार्ट हो गई, मतलब एक यूनिट से स्टार्ट हो गई, तो इस वक्त उसके थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स ऑपरेट हो रहे हैं इन हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज। तो इसी तरीके से कैटरर का ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूं, मैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंश्योर करके, अगर मैं अभी एक सिटी में ऑपरेट कर रहा हूं या एक आउटलेट अभी मैं चला रहा हूं, तो कल को मैं दूसरा आउटलेट स्टार्ट करूं किसी दूसरी सिटी में या इसी सिटी के किसी दूसरे साइड से। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है एक कैटरर का। तो उसके अलावा कैटरर का ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड रखूं, मैं उस तरीके से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करूं ताकि वो सेटिस्फाई रहे, ताकि वो फिर से, अगर सेटिस्फाई वो हो जाएगा तो तभी वो उस कैटरिंग एजेंसी के बारे में वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी क्रिएट करेगा। दैट मीन्स ही विल लेट अदर friends or relatives know that this catering establishment has got a good attitude toward customers, they are friendly, they are having good quality. So that generates word of mouth publicity for the caterer. तो उसके अलावा हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करने के बाद क्वालिटी और सर्विस, तो कैटरिंग ऑर्गेनाइजेशन का फोकस रहता है कि अपनी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करे, उसको दिन ब दिन इम्प्रूव करे, चाहे वो क्वालिटी फूड की हो, चाहे वो क्वालिटी सर्विस की हो, तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की वो कोशिश करते रहते हैं। और उसके अलावा एक कैटरर अपनी एक इमेज बनाना चाहता है। आजकल आप जैसे अभी मैं बात कर रहा था आपके साथ मैकडोनल्ड्स की, मैकडोनल्ड्स ने अपनी एक इमेज क्रिएट की है वर्ल्ड में।
अब जब भी किसी को फास्ट फूड जॉइंट जाना होता है तो वो उधर इधर देखता है। आजकल गूगल मैप पे वो सर्च करता है मैकडॉनल्ड्स का नियर बाई कोई यूनिट हो तो, क्योंकि मैकडी ने एक इमेज क्रिएट की है, हाइजीनिक फूड है, अच्छी सर्विस है। तो उसी तरीके से जो भी कैटरिंग बिजनेस में आता है उसका भी एक ये ड्रीम रहता है कि मैं भी अपनी बिजनेस का एक नाम, एक इमेज बिल्ड करूं, जिसे हम कहते हैं आजकल ब्रांड, ताकि लोग इस इमेज को, इस ब्रांड को पसंद करें, ढूंढे इस ब्रांड को, एक रेपुटेशन डेवलप करना चाहता है। तो रेपुटेशन जब डेवलप होती है तो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेबल बनते हैं। दैट मीन्स अगर वहाँ पे और भी 10 रेस्टोरेंट्स होंगे या फूड जॉइंट्स होंगे तो जिसकी रेपुटेशन होंगे लोग उसी के पास जाना चाहेंगे। आप देखते हैं ना कभी किसी जगह बहुत सारे रेस्टोरेंट्स या कोई और सपोज मिठाई होती है, मिठाई की दुकान होती है या और कुछ बेकरी के दुकान होते हैं, तो फिर लोग किसी एक पर्टिकुलर को भीड़ होती है, उसके पास लोग ज़्यादा जाते हैं। जैसे श्रीनगर में आप देखते हैं स्वीट शॉप्स में, कौन सा नाम आपने सुना है ज़्यादा मशहूर है? जैसे आप देखेंगे शक्ति स्वीट्स पे ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि उसने एक रेपुटेशन अपनी एक बनाई है और उस रेपुटेशन की वजह से लोग दूर से आते हैं उसके पास मिठाई लेने के लिए। तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैटरर। और उसके अलावा कैटरर का ये रहता है एक ऑब्जेक्टिव कि जिस बजट पे वो जाना चाहता है, मतलब हर किसी कैटरिंग, जैसे हम कल बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में हम बात कर रहे थे वो निश मार्केटिंग की। तो उसमें उस निश मार्केटिंग में वो एक मार्केट पहले आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट सेगमेंट। तो उसके बाद वो देखते हैं कि उस मार्केट सेगमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब वो जो मार्केट सेगमेंट है वो किस बजट पे ऑपरेट करता है। क्योंकि किसी का मार्केट सेगमेंट होता है लो बजट, मतलब वैसे कस्टमर्स जो सस्ता चाहते हैं। तो किसी का होता है हाई बजट, वो कस्टमर्स जो महंगा चाहते हैं, मतलब जो ज़्यादा हाई क्वालिटी को फोकस करेंगे और वो बॉदर नहीं करते हैं प्राइस का। तो अगर किसी कैटरर का मार्केट सेगमेंट बजट क्लास में आता है, जो इकोनॉमी में, मतलब जो कम पैसे में सर्विस अवेल करना चाहते हैं, तो उसमें उस कैटरर का ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो उसी पर्टिकुलर बजट के अंदर उनको वो सर्विस प्रोवाइड करे। सपोज ऑफिस गोयर्स हैं तो वो चाहते हैं कि हमको 50 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं पे करना चाहिए मील्स के लिए, लंच के लिए। हम 50 रुपये तक लंच अवेल कर सकते हैं। तो अब जो कैटरर जिनका ये बजट है, मतलब जिनका ये मार्केट सेगमेंट है, वो कोशिश करेंगे लंच प्रोवाइड करना, लेकिन उसी कीमत में 50 रुपीज़ में। तो वो होता है कि कैटरर का ऑब्जेक्टिव कि एक पर्टिकुलर बजट के अंदर उनको प्रोवाइड करना है। क्योंकि ये बजट भी ऐसे इस्टेब्लिश नहीं होती है, इसके लिए भी एक जो ये कैटरर होता है, जो उनका मार्केटिंग टीम होता है, वो उसके लिए एक रिसर्च करता है, जिसे कहते हैं मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च में वो पहले देखते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो किस कीमत पे ये कंफर्टेबल है। तो वो सपोज उनको उस ऑफिस में एक कैटरिंग यूनिट स्टार्ट करना है, तो
तो वो वहाँ पे जाते हैं, ऑफिस गोयर्स के साथ एक क्वेश्चनियर वो डेवलप करते हैं। उस क्वेश्चनियर में वो मेंशन करते हैं कि अगर आपको लंच लेना हो तो आपके लिए कितना एक्सेप्टेबल है अमाउंट पे करना। तो उसमें वो नीचे देते हैं ऑप्शंस। तो फिर वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है। सपोज मैक्सिमम रेस्पोंडेंट्स ने उसमें 50 रुपीज़ के अराउंड चूज़ किया है। तो फिर वो कोशिश करते हैं कि हम जो मील प्रोवाइड करें वो विद इन दिस रेंज आना चाहिए। यू गॉट इट। तो ये चीज़ें होती हैं जो एक कैटरर कंसीडर करता है, राइट? आपको समझ में आ रहा है पूरा? Are you able to understand? Yes, sir. ओके, तो क्या क्या किया हमने अभी डिस्कस? मुझे लगेगा ना फीडबैक कि आपको क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। क्या क्या किया हमने आज के टॉपिक में डिस्कस? Okay. जिसको रिप्लाई देना है वो अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करें, बाकी लोग म्यूट कर सकते हैं। One who wants to reply can unmute the microphone. Rest of the students can keep it in the mute mode. तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया?